हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। बाद में सरकार ने 2004 में आके ओपीएस को बंद कर दिया और ओपीएस की जगह गवर्नमेंट एनपीएस ले आई। और एनपीएस को भी फाइनली अभी बंद तो नहीं किया, लेकिन एनपीएस की जगह गवर्नमेंट ने एक नया सजेशन दे दिया जिसका नाम है यूपीएस, जो 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब बात यह है कि जैसे यूपीएस आया तो यूपीएस आते ही एम्प्लॉयज़ के बीच में एक डर का माहौल पैदा हो गया और एम्प्लॉय यूनियंस, एम्प्लॉयज़ बार बार सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने भी अपनी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिर यूपीएस अच्छा क्यों नहीं है। तो देखिए, काफ़ी बातें हम लोग उसमें कर चुके थे और मैंने आपको एक कैलकुलेशन से भी दिखाया था कि यूपीएस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूपीएस से तो एनपीएस ही बेटर है। एनपीएस में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन करें, मैं एनपीएस की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली एनपीएस ज़्यादा बेटर है। और अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो बिना किसी शक के ओपीएस सबसे बेहतरीन है। तो ओपीएस मिल जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन अब ये यूपीएस अगर गवर्नमेंट अड़ जाए कि नहीं, हमें तो यूपीएस ही लागू करना है और आपको यही लेना पड़ेगा, तो यूपीएस में भी अगर गवर्नमेंट कुछ सुधार कर दे तो ये भी ठीक ठाक हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यूपीएस में कौन कौन से सुधार गवर्नमेंट को कर देने चाहिए जो नेसेसरी हैं, और एम्प्लॉय यूनियन भी लगभग उन्हीं चीज़ों की डिमांड कर रही है। तो एक बार मेरे साथ साथ चलेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपनी बात ठीक से समझा पाऊँ। अगर आपके पास इस बारे में कोई और सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे तक ज़रूर पहुँचाइएगा और अगले वीडियोज़ में हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूपीएस में पहला चेंज क्या आना चाहिए। देखिए, यूपीएस में सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज जो मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को कर देना चाहिए वो है रिटायरमेंट के समय यूपीएस से मिलने वाली लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट, जिसको आप हिंदी में एकमुश्त राशि बोलते हो। हर आदमी उम्मीद करता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो रिटायर होते, आज सुनते हो ना आप, रिटायर हुआ तो उसको 80 लाख मिले, उसको 1 करोड़ रुपए मिला, वो अमाउंट। तो ये अमाउंट बेसिकली यूपीएस के अंदर बहुत कम है। कर्मचारी पूरी ज़िंदगी 10-10% कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन फाइनली जब वो रिटायर होगा तो यूपीएस में उससे ये बेनिफिट छीन लिया कि आप अपनी मर्जी से आपका जो बचत है उसको निकाल नहीं पाओगे। तो ज़िंदगी भर की बचत है लेकिन वो सरकार के पास रह जाएगी। कितना निकाल पाओगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि 1/10 निकाल पाओगे फॉर एवरी मंथ, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। मोटी मोटी बात है, नाम के बराबर पैसा निकाल पाओगे। जबकि यूपीएस के अंदर पहले पुराने ज़माने में एम्प्लॉय अगर ईपीएफ वगैरह में कंट्रीब्यूट करता था तो पूरा पैसा निकालता था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ एनपीएस में भी बात की जाए तो एनपीएस में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 60% तक ये पैसा विड्रॉ करने की परमिशन थी। अच्छा खासा अमाउंट निकाल लेता था। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता था तो अगर उसका कॉर्पस, उसका फंड उस टाइम बना हुआ है मान लो 1.5 करोड़ रुपए का, तो अगर वो 80-90 लाख रुपए उसमें से निकाल लेता है तो सोचिए उसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि रिटायरमेंट के समय बच्चों की शादियां, बच्चों को सेटल करना, उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना, घर बनाना, बहुत सारे काम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास पेंडिंग होते हैं। तो उन सारी चीज़ों में उसको पैसे का फ़ायदा हो जाता। तो पहली डिमांड इसमें जो यूनियन की है वो भी यही है और हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि एम्प्लॉय का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट, जो उस समय तक उसके ऊपर रिटर्न आएगा, वो सारी चीज़ें उसको विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाए। तो पहला है रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि निकालने का ऑप्शन दिया जाए, पहली चीज़। दूसरा, इसके अंदर जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो क्या है, वो है क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो रखी गई है 25 साल। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि रिटायरमेंट के समय आपकी जो बेसिक और डीए जो भी होगा, बेसिक डीए का 50% पेंशन मिलेगी। और इस 50% पेंशन को लेने का हकदार वही आदमी होगा जिसने 25 साल नौकरी कर ली। अगर आपने 25 साल से कम नौकरी की है तो आपको पेंशन मिलेगी तो सही, लेकिन 50% नहीं मिलेगी, उससे भी कम मिलेगी। लेकिन आपकी नौकरी किसी भी कीमत पे 10 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जो 10 साल से कम नौकरी करेगा उसके लिए तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला भाई नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं। लेकिन 10 से ऊपर हो तो पेंशन मिलेगी। अब सोचो कि किसी एम्प्लॉय ने नौकरी की है उदाहरण के लिए 20 साल, तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो इसको सीधा सीधा कर लो, 20 डिवाइड बाय 25, और 25 साल वाले को 50 मिलती है तो इसको कितनी पेंशन मिलेगी, इसको कट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 40, उसको पेंशन कितनी मिलेगी, 40%। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कुछ एक ऐसी सर्विसेज हैं स्पेसिफिकली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज वगैरह हैं, उन सब में बहुत दिक्कत है। वहाँ पे सर्विस 25 साल की होती नहीं।
उससे पहले एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है। और अगर सर्विस 25 साल की होगी ही नहीं तो वो लोग कभी भी इस 50% पेंशन के हकदार नहीं होंगे। उनमें मैक्सिमम लोगों की पेंशन होगी 40% और कईयों की उससे भी नीचे पेंशन होगी। तो सेकंड जो इसके अंदर सुझाव है, सुधार होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि क्वालिफाइंग सर्विस को नीचे ले आया जाना चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल कर देनी चाहिए, सो दैट कि इनइक्वालिटी ना हो कर्मचारियों के बीच में, सभी को ठीक पेंशन मिले और इससे ओवरऑल सभी को एडवांटेज है। जिसने 25 साल नौकरी कर ली उसको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, जिसने 20 साल की है उसको फायदा हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर लगता है साफ साफ नज़र आता है कि ये भी सुधार होना चाहिए, वो क्या है उसकी बात करते हैं। तीसरी चीज़ है उन लोगों के लिए जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं। जो वीआरएस ले लेते हैं, तो मान लो एक आदमी ने, जस्ट उदाहरण लेते हैं, एक आदमी ने 55 साल की एज में 55 ईयर्स में वीआरएस ले लिया। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्पस होता है समझाने का। तो समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो उसको टेक्निकलिटी में ना डालें। कुछ लोग पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो सैलरी 10,000 थी और बढ़ के 20 हो गई, तो लोगों ने बोला ये कौन सी कैलकुलेशन है जो सैलरी डबल हो गई। अरे यार, क्लास में पढ़ाते समय हम कहते हैं कि मान लो यहाँ से गंगा बह रही है, तो क्लास में गंगा बह थोड़ी जाती है। हम कह देते हैं मान लो बाढ़ आ गई, तो ऐसा थोड़ी कि हम सब डूब ही जाते हैं। हम क्लास में कई बार ये कह देते हैं कि मान लो इस रूम में आग लग गई है, बचने के लिए क्या करोगे, तो ये थोड़ी बच्चों के अंदर माचिस ही डाल देंगे। तो ये उदाहरण है, इसको उदाहरण की तरह समझें। एक्चुअल डाटा आपके पास है, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। किसी एम्प्लॉय ने 55 साल में 55 ईयर्स में रिटायरमेंट लिया। 55 ईयर्स में जब एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया तो उसकी पेंशन बंद तो जाएगी, लेकिन पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी 60 साल से। मतलब जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता तब तक पेंशन नहीं मिलेगी। आसान भाषा में 55 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक बीच में जो 5 साल होंगे, इन 5 साल में देयर विल बी नो पेंशन। वो इंतज़ार करता रहेगा, 5 साल के लिए कोई पेंशन मिलेगी नहीं, 60 के बाद पेंशन स्टार्ट होगी। और अगर ऐसा होता है तो इस 5 साल वो क्या करेगा। अब एम्प्लॉय वीआरएस ले रहा है, गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि वीआरएस लेके 5 साल काम करेगा। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एम्प्लॉय की शारीरिक स्थिति ऐसी है, उसकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी है कि मजबूरी में अपने घर परिवार को संभालने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए वीआरएस पे जल्दी जा रहा है वो रिटायरमेंट पे। तो उससे उम्मीद थोड़ी कर सकते हो 5 साल कमाएगा वो। इसलिए ये भी एक चेंज वहाँ पे हो जाना चाहिए कि पेंशन जिस दिन आपको वीआरएस मिलता है उसी दिन से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, ना कि वो 60 साल से। अब एक और चीज़ इसमें मेरे माइंड में आती है और मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैंने किसी यूनियन की डिमांड में या फिर बाकी लोगों की डिमांड्स जो आ रही हैं मार्केट में, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उनमें कभी नहीं देखा ये। तो इसको आप सीरियसली लें। अगर मेरी आवाज़ में वो बात है, मेरी आवाज़ आगे तक पहुंच सकती है, तो जहां तक पहुंचा सके इस बात को पहुंचाएं, या फिर एटलीस्ट आप अपनी यूनियन के माध्यम से इस बात को ऊपर पहुंचाएं, जो बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम बात इस चीज़ को लेके हो रही है कि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसको रिटायरमेंट के समय विड्रॉ करने की परमिशन मिले। अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक डिमांड और होनी चाहिए कि इन केस एम्प्लॉय पास्ट अवे, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, पेंशन शुरू होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 60 साल में पेंशन शुरू हुई और 62, 63, 65 में किसी एम्प्लॉय की बाई चांस डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में जो भी उसका कॉर्पस है वो उसके डिसीज को मिले, वो उसके पीछे जो वो जिनको छोड़ के जाता है, उसके जो पीछे परिवार रह जाता है, उसको वो मिले। इसकी बात कहीं नहीं हो रही, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो जाना चाहिए कि वो एम्प्लॉय का कॉर्पस है सीधा चला जाए। क्योंकि ज़िंदगी भर जब गवर्नमेंट 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में बोलेगा। गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि हम आपके लिए 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स ओके। लेकिन अगर किसी केस में फैमिली पेंशन का भी ऑप्शन ना हो तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो डिसीज को पीछे जो बचे हुए लोग हैं, उत्तराधिकारी, उनको मिल जाना चाहिए। अगर फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ है जो हमेशा बनी रहेगी। वो क्या, अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉई है जिसकी डेथ हो जाती है 60 साल में, या मान लो कि एम्प्लॉई पेंशन स्टार्ट कर देता है 60 साल में, 1-2 साल में उसकी डेथ हो जाती है, परिवार के लोग पेंशन लेना स्टार्ट करते हैं, जो एलिजिबल पर्सन है परिवार में जिसको पेंशन मिलेगी उसकी भी डेथ हो जाती है, पीछे जो सर्वाइवर्स हैं वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जिंदगी भर का बनाया हुआ फंड पड़ा है, उस फंड का क्या होगा, उस फंड को कहाँ, किसको देंगे। तो वो एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे अराइज होता है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, जो एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। देखो, हम सब ये जानते हैं कि जो एनपीएस है,
वो पूरी तरह से शेयर मार्केट बेस्ड है। शेयर मार्केट बेस्ड कैसे है? आपका जो कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, वो अल्टीमेटली मार्केट में इन्वेस्ट होता है और उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आती है वो आपके फंड में जुड़ती जाती है। वो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 100% पैसा मार्केट में नहीं लगता, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ अगर आप ज़्यादा पैसा शेयर बाजार में लगाना भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं करती, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और मिक्स एक ऑप्शन होता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वर्स्ट सिनेरियो हो तभी ऐसा होता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी ये जो मार्केट रिटर्न है ये इतना बुरा हो गया हो, जैसे शेयर मार्केट तबाह हो गया, सब हो गया और ऐसे में बहुत नीचे आ गया है। तो बहुत नीचे आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक सेंस ऑफ गारंटी देनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी समय अगर मान लीजिए कि ये जो रिटर्न है, ये शेयर मार्केट का रिटर्न पीएफ के इंटरेस्ट रेट से नीचे चला जाता है, तो गवर्नमेंट पीएफ पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट लोगों को गारंटी करे कि इतना हम देंगे। वो हमेशा नहीं होने वाला, वो कभी सदियों में, या मैं कहता हूँ कि कभी 30 साल में, 50 साल में कभी एक पर्टिकुलर ईयर होगा, लेकिन एम्प्लॉय को उस साल बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, वो एक चीज़ गवर्नमेंट को इसमें इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें। इसके अलावा बहुत सारे सुझाव और जो यूनियन वाले दे रहे हैं वो तो है ही, और मुझे इसमें कुछ और पॉइंट मिलेगा जिस पे क्लैरिटी लानी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना के आपसे फिर मिलूंगा। अभी गवर्नमेंट इसका ऑफिशियल जो पूरी स्कीम है वो अनाउंस कर दे, फिर हम इसके एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया और आपके जो कॉल्स मेरे पास आए, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। आपकी कोई पर्टिकुलर समस्या हो जिस पे आप चर्चा करना चाहें तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम उनको टेक केयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।